हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको घर बैठे पढ़ने के लिए सारे मौके दे रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल पे सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 9 के राजनीति शास्त्र का चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले के कुछ चैप्टर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए, बिना देर किए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो यह हमारा पहला वीडियो है संस्थाओं के कामकाज चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने लोकतंत्र देखा, लोकतंत्र के बाद हम लोगों ने लोकतंत्र के चलनशीलता को देखी, फिर लोकतंत्र में व्यवस्था को देखा कि सरकार कैसे चलती है, जिसमें चुनाव को देखा, और आज हम आ चुके हैं चुनाव के बाद संस्थाएं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना, ये तो होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही लोकतंत्र का मतलब नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हमने अपने शासकों का चुनाव कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानून मानने पड़ते हैं, उन्हें भी अलग अलग संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। अब ये संस्थाएं क्या होती हैं, इस बात पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है हमारा, ये लोकतंत्र में संस्थाओं पर निर्भर करेगा। किस बात पर निर्भर करेगा? संस्था। तो भाई पहले ही हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है, संस्था क्या होती है। संस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या नाम देते हैं इसको? इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितनी संस्थाएं हैं, हम यहाँ पर अलग अलग विभागों को भी देखेंगे कि हमारे देश में जो संस्थाएं हैं वह कैसे काम करती है, कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, क्या क्या काम करती है, और क्या इन संस्थाओं में कभी झगड़ा होता है। तो आज का सेशन हमारा इसी बात पर टारगेट करने वाला है। आपने पहले के क्लासेस में भी इन संस्थाओं के बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी जरूर हासिल करी ही होगी, है ना? और उस जानकारी के दम पर ही आज का जो हमारा सेशन है वो आगे बढ़ने वाला है। हर संस्था के संदर्भ में हम ये बात करेंगे कि ये काम क्या करती है, एक संस्था दूसरे से कैसे जुड़ी है, इनके बीच का कामकाज कैसे चलता है, क्या यह कामकाज करने के बीच में लोकतांत्रिक होती हैं या फिर किसी की बात नहीं मानती, क्या यह कोई नियम और कानून को फॉलो करती हैं, क्या यह सरकारी तरीकों से मैनेज कर पाती हैं। कई बार हम इनकी तुलना भी करेंगे, जो पड़ोसी देश हैं या फिर अदर जो दूसरे देश हो गए, उनके साथ इनकी तुलना भी करके देखेंगे कि क्या हमारी संस्था बेटर है, बढ़िया है, या हमारी संस्था में अभी कुछ कमी है जिसको हमें दूर करना है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही विस्तृत होने वाला है, इसलिए हमने इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया छोटा सा। अब लोग यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि भारत में हम लोग सरकारी संस्थाओं के साथ साथ अब प्रादेशिक संस्थाओं को भी देखेंगे कि भाई छोटे छोटे इलाकों की संस्थाएं कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो आइए इसकी शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए एक छोटी सी कहानी से इसको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, क्यों कहानी से स्टार्ट करना होगा? क्योंकि संस्थाओं के बारे में अगर हम आपको पूरी बात अगर आपको बताने लगे तो आपको थोड़ा बोरियत सा फील होगा। इसी वजह से इसको एक छोटी सी कहानी से उठाया है और उठाकर वहां से बताने की कोशिश कर रहा है यह चैप्टर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव है। बात यह है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, आपको एग्जाम में जाके लिखना भी है। तो क्या आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे कि ये आपके एग्जाम में मदद करे? ठीक है, तो उसी तरीके से तो आपको पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने देखा था पहले चैप्टर में कि निर्णय निर्माण कौन करता है। आज हम देखेंगे उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस कैसे होती है। कौन करता है ये आप जानते हो, लेकिन कैसे करता है इस बात का जवाब आज मिलेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डालते हैं इसका हेडिंग में हमें मिलेगा एक सरकारी
आदेश के बारे में दिया है जो हमें बताएगा कि हमारी सरकार किस टाइप से चलती है। हाँ, तो इस चीज को जानने के लिए आप क्या करिए ना, अब एक सरकारी आदेश को समझते हैं। जैसे एक लॉ आया था उसको ही समझते हैं, ठीक है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और इसे एक ऑफिस का मेमोरेंडम के तौर पर बोला गया। इस ऑफिस मेमोरेंडम में कुछ नंबर वगैरह कुछ डिजिट लिखे थे। उसमें ये बात कही गई कि छोटा सा ये ज्यादा बड़ा आदेश नहीं था, एक छोटा सा आदेश था, ठीक है। और वो सिर्फ एक ऑफिस के लिए था। जैसे आप कोई भी नोटिस देखोगे ना तो वैसा ही दिखेगा, और ये बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है। लेकिन कई सालों के झगड़े को अचानक से इस एक छोटे से नोटिस ने खत्म कर दिया। इस नोटिस में यह बात थी कि भारत सरकार की जितने भी सरकारी पद है और जितनी भी सरकारी सेवा है उन सभी पर SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आरक्षित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्ग के लोगों को आरक्षित किया जाएगा और इसी पे उन लोगों को क्या किया जाएगा? नौकरियां दी जाएगी। कितना परसेंट? 27%, यानी 100 में से अब 27% लोगों को वो ये दिया गया था, ठीक है। तो पहले कितनी श्रेणी हुआ करती थी पूरे, मतलब 1990 से पहले भारत में कितनी श्रेणी हुआ करती थी? 3। कौन कौन? अनारक्षित, जिसको अनरिजर्व कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। लेकिन 13 अगस्त 1990 के दिन क्या बन गई? एक और 13 अगस्त 1990 के दिन एक और सूची बन के निकल के आ गई हमारे सामने। उसका नाम क्या था? OBC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। तो इसमें निर्णय किसने लिया था? इस ज्ञापन लेने का फैसला है, जो नोटिस चिपकाया गया, इसका फैसला किसने लिया था? क्या ये इस नोटिस पर जिसने साइन किया था वही इस नोटिस को निकाला था, उसी ने लॉ लगाया था? हाँ, या फिर ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो बस एक ऑफिसर था जिसने एजुकेशन के लिए, मतलब बस अपने सीनियर ऑफिसर से बात की और बात करके क्या किया? एक स्पॉट लिया ना, एक सिग्नेचर किया, बस। इससे ज्यादा उसने और कुछ नहीं किया। आप इस बात से अनुमान लगाओ कि एक इतने बड़े निर्णय है जिसमें 27% लोग को आरक्षण दिया जा रहा है पूरे के पूरे, उसमें कितने ही अधिकारी शामिल हैं, कितने ही अधिकारियों को नोटिस भेजा गया। तो क्या सभी अधिकारी नियम बना रहे हैं? नहीं। तो इन बिंदुओं पर आप एक प्रेफरेंस देखते चलो। सबसे पहला, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्राइम होता है, सबसे बड़ा, और औपचारिक देश में देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार के हिसाब से ज्यादातर काम वो ही देख रहा होता है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मदद के लिए क्या करता है? नियुक्त करता है मंत्री मंडल को, और बैठक के कामकाज को भी यही संभालता है। संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, यह 3 मिलकर संसद बनते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाओगे तभी संसद का निर्माण होगा। भारत की संसद इन चीजों से बनती है। तो क्या इस ऑफिस नोटिस के मामले में ये सभी शामिल थे? क्या राष्ट्रपति शामिल थे? क्या प्रधानमंत्री शामिल थे? क्या प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद शामिल था? क्या राष्ट्रपति शामिल थे? क्या सदन शामिल था? क्या लोकसभा और राज्यसभा शामिल थी? क्या पूरी संसद शामिल थी? तो इस सरकारी आदेश को समझने के लिए इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक सरकारी आदेश एक बहुत ही लंबी डिमांड का क्या था? एक हिस्सा था। भारत सरकार ने 1989 में 1989, ठीक है, उसमें क्या किया था? 1979 में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का एक गठन किया गया था, जिसको OBC कमीशन कहा गया था। इसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज BP मंडल ने की थी। किन्होंने की थी? BP मंडल ने की थी। और इसे आमतौर पर आज भी भारत के लोग क्या नाम से जानते हैं?
तो मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं कि ये मंडल कमीशन है। क्या है? और ओबीसी लोगों को राइट दिलाया था इसने, तो इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। 1980-79 में इनको मौका दिया गया और आमतौर पर इन लोगों ने जाकर सर्वे किया, मापदंड किया, पिछड़ापन दूर करने का उपाय सोचा और सोचने के बाद, बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद इन्होंने एक क्या बनाई, एक लिस्ट बनाकर भारत सरकार को दे दी। उन सुझावों में एक सुझाव ये था कि सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दे दीजिए। 27% ही क्यों? क्योंकि मेजर करके देना है, ज्यादा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कम किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी लानी है, समानता लानी है, लेकिन समानता दिलाने के चक्कर में किसी और की बर्बादी ना हो जाए। देख रहे हो कितना बढ़िया भारत देश में चल रहा है। कई वर्षों तक पार्टियां और संसद में इस काम को मांगने के लिए, इस बात को मांगने के लिए चर्चा होते रही। 1980 में ही डेटा आ गया है हमारे पास कि कितना परसेंट, 27% हमको आरक्षण देना है। कितना परसेंट देना है? 27% आरक्षण देना है। लेकिन हर साल मामला टाल दिया जा रहा है, हर साल मामला टाल दिया जा रहा है। क्यों टाल दिया जा रहा है? कि कौन खतरा ले? अगर आप इनको 27% के लिए क्या करोगे, वोट के लिए क्या करोगे, अगर आप 27% के लिए आरक्षण देते हो तो बाकी के लोगों का वोट कम हो जाएगा, बाकी के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तो इसी वजह से कई वर्षों तक मांग चलती रही, लेकिन कोई इस मांग में शामिल नहीं हुआ। फिर 1989 में लोकसभा चुनाव होने वाला था। उस वक्त, अब जैसा कि आपको पता है, पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा है चुनाव के बारे में, जब भी चुनाव होते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल कोई ना कोई वादा करता है कि हम ये, अगर आप हमें सरकार में लाओगे तो हम आपके लिए ये नीति बनाएंगे, हम आपको ये नीति देंगे, ठीक है, देंगे ना, ऐसे करके। तो वहीं पर इनके साथ भी वही हुआ, इनके साथ भी ऐसे ही नीति की बात की गई थी, ठीक है। इनको भी कहा गया था कि हाँ, अगर आप हमारी सरकार बनाते हो तो हम मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करेंगे। और इस बात से इतने ज्यादा खुश हुए लोग, ओबीसी कैंडिडेट जो थे, मतलब ओबीसी की जो जनता थी, अदर बैकवर्ड क्लास की, उन लोगों ने खूब वोट दिया, खूब वोटिंग की, ठीक है। कहा यह जाता है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा वोटिंग की और उसकी वजह से यह लोग सरकार में आ गए। सरकार में आए, उस वक्त उनके नेता कौन थे? वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उसके बाद घटनाएं क्रम में आए। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के जरिए लागू करने की मांग की। 6 अगस्त 1990, 89 में सरकार बनी, 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर एक बयान जारी कर दिया गया कि अब हम नहीं मानेंगे, अब हम इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। और इसको, अब इस कैबिनेट के फैसले को जब राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर लिया और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई, तो उसके बाद केंद्रीय सरकार के तरफ से हर एक राज्य सरकार को, हर एक मंत्रालय को यह भेज दिया गया और एक ऑफिस मेमोरेंडम या फिर ऑफिस में लगने वाले नोटिस की तरह इसको चिपका दिया गया। अगले कुछ महीने तक भारत का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही बना रहा था। हर एक अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन इसी बात को कवर कर रही थी, बहुत बहस चल रही थी। इतना ही नहीं, इसके चलते कई प्रदर्शन भी किए गए कि इसको नहीं लगाना था, और उन नहीं लगाने वाले प्रदर्शन के अगेंस्ट में भी प्रदर्शन किए गए कि नहीं, इनको लगाना ही था, इनको रखना ही था, ठीक है। तो सोच रहे हो, प्रदर्शन पे प्रदर्शन, बहुत भयंकर तरीके के हालात हो गए हैं, ठीक है। अगले कुछ महीने तक देश का सबसे चर्चित मुद्दा यही बना रहा था और इसके वजह से हजारों लाखों के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। कुछ लोगों को मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरी में क्या आरक्षण जरूरी है। कहने का मतलब समझ रहे हो, कुछ लोग ये मान रहे थे कि भारत में इतना ज्यादा जातिवाद बंटवारा कर दिया गया है जिसकी वजह से हमको क्या देना पड़ रहा है, आरक्षण देना पड़ रहा है। अगर ये जातिवाद ना होता, अगर ये बंटवारा ना होता तो आज हमें आरक्षण की जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है। और उनका मानना था कि इसके वजह से और लोगों को बराबरी करने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी में अभी उचित रिप्रेजेंटेशन जिनको नहीं मिला है, वो लोग भी रिप्रेजेंटेशन में शामिल हो पाएंगे और अपनी बात रख पाएंगे। तो ये था एक पॉजिटिव साइड। दूसरा साइड देखो, ये लोग जो
वैसे लोग थे जो निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि इसके वजह से उनके योग्यता होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उल्टा इससे जातिवाद बढ़ेगा, हमारे देश का खतरा आएगा। समझ रहे हो क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में अगर आप आरक्षण दीजिएगा तो जातिवाद में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्यों? तब लोग क्या करेंगे, अपना जातिवाद सर्टिफिकेट बनवाएंगे और ओबीसी बन जाएंगे। ओबीसी वाले दूसरे जाति के साथ अपना अंतर बना लेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट वाले अब दूसरे जाति के साथ अपना अंतर बना लेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले दूसरे जाति के साथ अपना अंतर बना लेंगे। ठीक है, और इस तरह देश में क्या होते जाएगा, एक बहुत ही ज्यादा डिस्टेंसिंग आ जाएगी और इसकी वजह से हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलने लगेगी। ये सुझाव भी काफी हद तक सही लगता है, पहले वाला सुझाव भी काफी हद तक सही लगता है। ये अच्छा था या नहीं, हम इस बात पर चर्चा करने यहाँ नहीं आए हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया ये अच्छा है या नहीं, ये बात पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस विवाद का निपटारा किसने किया, सरकार पर जितने भी सवाल उठे थे उन विवादों का निपटारा कहाँ हुआ, इन सभी चीजों पर भी चर्चा कर लेते। मैंने जो कहानी सुनाई है याद रखना, ये कहानी हर एक संस्था को जोड़ रही है। ठीक है, हर एक संस्था इस कहानी से जुड़ते जा रही है। जब लोगों ने इतना बवाल मचाया तो उसके बाद एक कोर्ट केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक केस चला गया। उन्होंने अदालत में कह दिया कि ये आदेश इलीगल है, इसको रोक दीजिए, इसको गलत है, ये इसको नहीं रहना चाहिए। सभी मुकदमा जितना भी लगभग देश में जितने भी हजारों लाखों लोगों ने अपील की थी, हजारों लोगों ने अपील की थी कि ये मुकदमा ये गलत है, इसको बैन करिए। ठीक है, और सारे मुकदमे को एक साथ जोड़कर एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया गया जिसमें का नाम था इंदिरा साहनी और अन्य वर्सेज भारत सरकार। इंदिरा साहनी और अन्य जो भी लोग थे वर्सेज भारत सरकार, ये मामले में 11 सबसे सीनियर लोग थे। इन लोगों ने 2 साल तक पूरी वकालत मतलब पूरा दलील दिया और उसके बाद सुनते रहे, फिर बहुमत से अपना फैसला किया कि भारत सरकार का ये आदेश इलीगल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बात कही कि इसको कुछ संशोधित करिए, इसमें पिछड़े वर्ग के अच्छे स्थिति वाले लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हर जाति में कुछ अमीर लोग होते हैं ना, तो अमीर लोगों के लिए ये नहीं ना किया गया, या किसके लिए किया गया है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पीछे हैं। इस बात पर भी यह मसला निपटाया गया और उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को एक और आदेश निकाला गया और उसके साथ ऑफिस मेमोरेंडम पूरा हुआ, उसके साथ 27% आरक्षण लागू कर दिया गया, मंडल कमीशन की बात लागू हुई और सभी चीजें स्मूथली समान ढंग से चलने लगी। तो सोचो क्या क्या टर्म आए इसमें। अभी हम बात करते हैं इसमें क्या क्या टर्म आए। ठीक है, तो अब आइए हम इन संस्थाओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संस्था हो गई। ठीक है, इसका अब कुछ पॉइंट का डिस्क्रिप्शन लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आया था हमारे सामने, आदेश आया था। आदेश कहाँ आया था, ऑफिस में। कहाँ आया था, ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस में आया था। ऑफिस में आदेश आया कहां से था, मंत्रालय से। कहां से आया था, मंत्रालय से आया था कि नहीं आया था। मंत्रालय और ऑफिस दो कार्यालय अभी देखे। ठीक है, मंत्रालय और ऑफिस। अब आगे, ठीक है, मंत्रालय को क्या कहेंगे, विधायिका। क्यों कहेंगे विधायिका, क्यों कहेंगे इसको विधायिका, बताओ भाई। विधि निर्माण की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही पहले कर रहा है, इसी ने तो नियम बनाने की है। आदेश की शुरुआत कहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, इसी जगह से शुरू हुई। और आज देखो भाई इतना भयंकर तरीके से चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है, एक छोटी सी चीज की वजह से, विधायिका। अब ये ऑफिस में आदेश आया है और ये लोग इसको मान रहे हैं। आदेश को कौन मान रहा है, ऑफिस, और इसको लागू कौन करवा रहा है, ऑफिस। यानी ये लोग एक काम दिए इन लोगों को, ऑफिस को, और ये काम का पालन हो रहा है यहाँ पर। तो खुद दिमाग लगाओ, बताओ, विधायिका जिसको काम देती है और वह काम का पालन करते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है, बताओ जल्दी,
वाह वाह, पता होगा, अंदाज लग गया होगा क्या लिखने वाले हैं। ये हो गए हमारे कार्यपालिका। कार्यपालिका है, हो गए कि नहीं हो गए। अब ये जो आदेश था इसका जनता ने किया विरोध, भर के, बहुत भर के विरोध किया। जनता बौखला गई और जनता की वजह से सरकार बौखला गई। क्या हुआ, जनता की वजह से सरकार बौखला गई। और इसी वजह से इस झगड़े को निपटाने के लिए इस आदेश को सही है या नहीं है इसको चेक करने के लिए कहां भेजा गया, बताओ कहां भेजा गया, एक कोर्ट, एक कोर्ट में, न्यायालय में। अब वो न्यायालय इस आदेश के बारे में क्या कह रहा है बताइए तो, हैं बताइए क्या कह रहा है इस आदेश के बारे में। कुछ ना कुछ बोल रहा होगा ना, कुछ तो बोल रहा होगा, कुछ तो कह रहा होगा, है कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि अच्छा है बुरा है जो भी है। तो ये इस बारे में न्याय दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यायपालिका। क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। हमारे सामने 3 सेगमेंट मिल गए संस्थाओं के। भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के 3 ही अंग होते हैं, कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का अंग्रेजी नाम भी हम लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है इनका अंग्रेजी नाम। इसका अंग्रेजी नाम इसके नेचर से जुड़ा हुआ है। जैसे हिंदी में इसका नाम पढ़ के आपको काम पता चलता है ना, अंग्रेजी में भी वैसे ही नाम पढ़ के काम पता चल जाता है। बस आपको थोड़ा सा वर्ड प्ले करने आना चाहिए। पता है वर्ड प्ले बहुत जबरदस्त चीज होती है। हम अपने हर एक क्लास में लगभग यही बोलते हैं कि वर्ड प्ले करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन लिखना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ड प्ले देखो, वर्ड प्ले क्या करेंगे हम, हैं वर्ड प्ले समझ रहे हो ना, शब्दों से खेलना अगर आ गया आपको तो आप एग्जाम में एकदम गर्दा लिख के आइएगा। ठीक है, तो यह वर्ड प्ले देखो, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसका अंग्रेजी नाम होता है लेजिस्लेचर। क्या नाम होता है इसका, लेजिस्लेचर। इसकी बात करोगे तो इसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अब वहां से बढ़ के यहां आओगे, इसकी बात करोगे तो इसका नाम होता है जुडिशियरी। है, ये कुछ नाम है, क्लियर क्लियर नाम सामने आए। अब इन नाम के वजह से इनके कामों पर चर्चा करते हैं। क्या करेंगे भाई, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन से निकला है, लेजिट से निकला, असल मायने में लीगल से, असल मायने में शब्द जो है वो लीगल से जन्म हुआ, लीगल से लेजिट बना, लेजिट से लेजिस्ट बना, और लेजिट से लेजिस्लेट बना, और लेजिस्लेट से लेजिस्लेचर और लेजिस्लेशन बना। ठीक है, जैसे इसकी शुरुआत करें तो विधि, हाँ विधि से विधान, विधान से विधाय, और विधाय से विधायिका और विधायक शब्द बने। जैसे कार्य पालन, कार्य पालन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आराम से बन जाएगा कि कार्य का पालन करने वाला। ठीक है, अब आइए इनकी डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा, मतलब डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन कुछ जो इनके बारे में हम जान सकते हैं वो, कि एक ऐसी सरकारी, एक ऐसी सरकारी संस्था, एक ऐसी सरकारी संस्था जो, एक ऐसी सरकारी संस्था जो जनता के लिए, जनता के लिए नियमों का, इसका नियमों का निर्माण करती है। एक ऐसी सरकारी संस्था जो जनता के लिए नियमों का निर्माण करती है, क्या कहलाती है भाई, है क्या कहलाती है, नियमों का निर्माण करती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यही कहलाती है लेजिस्लेचर। ठीक है, अब इसके बारे में हम और आगे आएंगे, तब तक इसके बारे में आते हैं। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी संस्था
अब यहां पर हम हर में संस्था क्यों यूज कर रहे हैं, जिस चैप्टर की बात कर रहे हो ना उस चैप्टर के नाम में आपको दिख जाएगा ऊपर इंस्टीट्यूशन, और यहां पर हम लोग संस्थाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो एक ऐसी संस्था जो सरकारी आदेशों का पालन करती है। एक वैसी संस्था जो सरकारी आदेशों का पालन करती है और दूसरे साधारण / आम लोगों से भी इसका पालन करवाती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? एक ऐसी संस्था जो सरकार के आदेशों का पालन करती है, साथ ही साथ खुद तो करे, साथ ही साथ दूसरे आम लोगों से भी उसका पालन करवाती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है एग्जीक्यूटिव का। किसका नाम दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, आज का ये जो चैप्टर, आज का जो वीडियो है ना, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम रखे हैं। ठीक है, जिसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं हर चीज को लगभग। इसके बारे में विस्तार से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं, या फिर देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं, देखते देखते तो खुद ब खुद कुछ ना कुछ तो निकल के जरूर आएगा। अब जैसा कि आपको पता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा पहले कभी किए हैं, तो उसके वजह से अगर हम आपसे अगर जुडिशियरी की बात पूछें कि बताओ जुडिशियरी का वर्क कैसे होता है, तो बता तो दोगे ना? कि वो भी नहीं बता पाओगे तो फिर भाई बहुत बुरा लगेगा। चलो आगे आते हैं इस जुडिशियरी के पास बात करने के लिए। ठीक है, इस जुडिशियरी के पास बात करने के लिए आते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन इसकी बात ना सबसे अलग होगी। ठीक है, एक ऐसी संस्था जो सरकारी नियमों की व्याख्या करती है। क्या करती है? व्याख्या करती है तथा उनका उल्लंघन तो समझते हैं ना, उल्लंघन होने पर प्रताड़ित भी करती है। प्रताड़ित नहीं बोल सकते हैं, प्रताड़ित का मतलब कुछ बुरा ही हो जाएगा। ठीक है, उनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, यह हमने ढूंढ कर निकाला ब्रीफ स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि इस स्ट्रक्चर में, इस पूरे के पूरे ढांचे में, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में यह 3 संस्थाएं होती हैं। इन 3 संस्थाओं का वर्किंग जो है वो कुछ ऐसा होता है इसी टाइप का, जिसको कुछ लोग LEJ लेज के नाम से याद रखते हैं। कुछ लोगों को याद नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि लेज याद कर लो यार, लेज कुरकुरे तो याद ही रहेगा ना। तो LEJ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, उसी से आपको सब याद हो जाएगा, एक शब्द से सब याद हो जाएगा। अब आते हैं, एक और बार रिवाइज कर देते हैं। सरकार ने दिया आदेश कहां से आया? मंत्रालय से। मंत्रालय को क्या नाम दिए हो आप? विधायिका का। और यह विधायिका क्या करती है? एक ऐसी संस्था है जो जनता के लिए नियमों का निर्माण करती है। यह नियम बनकर कहां आए? आदेश बने, और आदेश बन के कहां आए? ऑफिस में। ऑफिस को क्या नाम दिया गया? कार्यपालिका। अब ऑफिस में निर्देश आए ही क्यों आए निर्देश? एक ऐसी संस्था है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जो सरकार के नियमों का पालन करती है। निर्देश या नियम बने इसीलिए क्योंकि पालन हो सके, और खुद तो करती है, साथ ही साथ दूसरों से भी पालन करवाती है
है, तो इसी वजह से इसके पास इसको भेजना जरूरी था भाई। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके पास आना जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई दूसरे को भी फॉलो करवाती है। अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये नियम बना रहे हैं, इनको दे रहे हैं या पालन करवा रहे हैं। ये नियम बना रहे हैं, इनको दे रहे हैं, पालन हो रहा है। नियम बन रहा है, इनको मिल रहा है, पालन हो रहा है, ठीक है। ये एक क्लोज साइकिल जैसा दिख रहा है। लेकिन कभी कुछ गलत नियम बन गया तो उस आदेश को कोर्ट में भेजा जाएगा। कोर्ट का नाम क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका जुडिशियरी। ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो सरकारी नियमों की व्याख्या करती है और उनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी करती है। तो भाई व्याख्या और कार्रवाई दोनों करती है, तो खुद ब खुद अंदाजा लगाओ कितना अच्छा तरीका से इसका वर्किंग मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम ये टॉपिक को यूज कर सकते हैं कि भाई सरकार में संस्थाओं की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये तो एक ब्रीफ आउटलाइन हो गया। कल हम इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, फिर एक में इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, फिर एक में इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, विस्तार करते रहेंगे, ठीक है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने देखा है, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा प्योर डेटा दे चुका है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और कर लिया है तो अगल बगल वालों से करवाइए यार। क्यों? हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।